बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली अफजल साई पीटीआई के रहनुमा हैं। अगरचे पीटीआई के जितने भी लोग हैं या लीडर्स हैं उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन अली अफजल साई साहब जो हैं उनका कसूर ये नहीं है कि उनका तल्लक पीटीआई से है, लेकिन उनका कसूर ये है कि वो चीफ जस्टिस के दामाद हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके ऊपर काफ़ी दबाव रखती है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है। वो सच्चे हैं या नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ख़ास तौर पर अता तारड़ ने कई इल्ज़ामात लगाए और अली अफजल साई साहब ने जो फिर अता तारड़ के लत्ते लिए हैं, फिर उनके दादा जो रफ़ीक तारड़ थे जो सदर पाकिस्तान बने थे, फिर उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जजों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, दो सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, तो उसमें मरकज़ी किरदार जो था रफ़ीक तारड़ का था। उस वक्त भी मशहूर था कि वो कोयटा बेंच के पास ब्रीफ केस लेके गए थे, फिर जजों ने जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और उसमें बगावत करने वालों में अरशाद हसन और जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी जो हैं वो पेश थे। तो जो अली अफजल साई साहब ने कहा है वो नाजरीन बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने तो वो भी कह दिया कि जो हमारे यहाँ आम रवायत थी कि मरे हुओं को नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप किसी की इज़्ज़त के ऊपर हमला करेंगे तो फिर अगला तंग आमद बजंग आमद। ज़रा सुने कि जनाब अली अफजल साई साहब ने क्या फरमाया है और क्या उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दिया है। ये जो नैब और एंटी करप्शन बुलाती है, मैं समझता हूँ ये तो तमगे हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, जिन लोगों ने मेरे साथ सर्व किया वो जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नीट और क्लीन आदमी हूँ और मेरे पे किसी किस्म का ये जो करप्शन का इल्ज़ाम है, देखें मैंने तो इस पर एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मेरे पे दो इल्ज़ाम लगाते हैं। एक इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए। ये असल में खुद, क्योंकि इनकी हैसियत औकात ये है, मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे तो आज के दौर में ये छोटे से छोटा अफसर ना ले। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास इख्तियार क्या है, कभी रूल्स ऑफ बिजनेस तो पढ़े ना। ये बिल्कुल इनकी वो कोई आशनाई नहीं है किताबों के साथ, कवानीन के साथ, ताकि अगर ये कोई किताब पढ़े, रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े पंजाब के, तो इनको पता चले कि मिनिस्टर तो एक क्लर्क का तबादला नहीं कर सकता। सो अगर मैं तबादला ही नहीं कर सकता तो मैं तबादलों के पैसे कैसे ले सकता हूँ। दूसरी बात यह कि सड़कों के वो ठेकों में वो उसकी बात करते हैं और मैं कोई कानूनी ज्यादा उसमें नहीं पढ़ता। देखें कानून के मुताबिक तो इन्होंने 35-35 साल करप्शन करते रहे, तो कवानीन भी आपके सामने है, अदालती मामलात भी आपके सामने है, कितनी को इनको सजाएं होगी। मैं तो हाई मॉरल ग्राउंड लेके ये बात करता हूं कि अगर सिर्फ यही कभी साबित हो जाए कि मैंने कभी अपने किसी एससी को, अपने मातहत अफसर को कभी फोन ही किया हो, यानी फोन करके और फिर ठेका देने का कहना तो एक अगली बात है ना। मैं कहता हूं अगर मैंने किसी भी मामले में उन्हें फोन किया हो तो मैं समझूंगा मैं जुर्मवार, कसूरवार हूं। और मेरे दौर में रिकॉर्ड, हमने तो जो मेरे हल्के में ठेके हुए, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा वजीर दाखिला असेंबली के जॉइंट सेशन में बैठ के झूठ बोल रहा था और पगड़ियां उछाल रहा था। इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है, ये किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे और क्या जवाब देंगे। इनको भी पता है कि मैं नीट एंड पीएमएलएन ने अपना सबसे बेशरम और झूठा आदमी ढूंढा और वो अता तारड़ की सूरत में उनको मिला और उसको ले आए कि ये झूठ बोलता रहे टीवी पे। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी मैं उस दिन सेशन कोर्ट में चला गया। तो भाई मैं वकील हूं, तो वकील जो है वो कोर्ट में ही जाएगा ना, वो कहाँ जाएगा वकील। मैं इसकी तरह सिर्फ काला कोट पहन पहन के तो नहीं बैठा होता। मैं तो आपको हर वकील, और मैं कोई वाहिद किसी जज का या चीफ जस्टिस का रिश्तेदार हूं जो वकालत के पेशे से मुंसलिक है और कोर्ट में जाता है। तो मैं इसको भी बताना चाहता हूं कि अगर तुम वकील हो तो तुम अदालतों में बैठो, तुम नवाज शरीफ के कदमों में ना बैठो। सो मैं अगर अदालत, फिर कहता है प्रेशर आ गया अदालत पे, क्योंकि जब चीफ जस्टिस का जो दामाद है वो कोर्ट में जाएगा तो जज अंडर प्रेशर आएगा। इसको ये भी बता दूं इस नालायक वकील को कि मैं इस्लामाबाद की कोर्ट में गया था और मैं अकेला छुप के नहीं गया था, कोर्ट के अंदर बैठा था। एटीसी की कोर्ट के अंदर जो है वो कैमरास लगे होते हैं। मेरे साथ ये पीटीआई के बाकी लीडरान भी मौजूद थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, आतिफ खान साहब मौजूद थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है या जो एटीसी कोर्ट है इस्लामाबाद की, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ताबे नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि पूरी पीएमएलएन में कोई एक इनको साफ आदमी नहीं मिला जो अली अफजल साई पे इल्जाम लगाए
क्योंकि जो जी शऊर समझदार गैरतमंद आदमी है वो कभी भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा। सो इन्होंने ढूंढा कौन? ढूंढा इन्होंने रफीक तारड़ का पोता। अब रफीक तारड़ साहब की जो खिदमात रही हैं वो आपके सामने है। रफीक तारड़ साहब ने क्या किया? उसने ब्रीफ केस तकसीम किए और नवाज शरीफ की पसंद के फैसले करवाए। आज उसका पोता, अल्लाह के शान देखें कि ये मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, और किस मुंह से लगा रहा है? पक्का मुंह बना के। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो जब देखते हैं कि कोई अदालत के खिलाफ, किसी जज के खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो फिर ये, क्योंकि सियासतदान एक इजी टारगेट होता है, तो फिर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखिए बट साहब, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही इसी चीज की तकलीफ है ना। तकलीफ ये है कि रफीक तारड़ साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मौजूद होते तो फिर ब्रीफ केस दे के, ब्रीफ केसों का सहारा लेके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते। तकलीफ ये है कि वो जज साहिबान जो फोन पे इनके एक फोन पे फैसले दिया करते थे, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये इनकी ऑडियोज मैंने तो लीक नहीं करवाई थी, जो जजेस को फैसले डिक्टेट करते थे। मेरे पीछे सारी एजेंसियां जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर हैं वो लगाई हुई है ना, तो मेरी तो कोई ऑडियो लीक नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो कोई, देखें जो इल्जाम भी लगता है, फैसलाबाद के ठेकेदारों को मजबूर करके कहते हैं कि जी कहो कि अली साई को करप्शन के पैसे दिए हैं। वही ठेकेदार बयाने अल्फी जमा करवाते हैं कि अली साई एक टेडी पैसे का रवादार नहीं है। एक पोजीशन और सिचुएशन इतनी खराब है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। 70 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। यही फैसलाबाद था जहां पे आपको मजदूर नहीं मिलते थे मिल्स में। आज ये हालत है कि वहां पे फाके हो रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? हमारे दौर में जो है वो ग्रोथ रेट 6.1% पे था, ये 0 पे ले आए हैं ग्रोथ रेट। तो अभी क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है वो 45%, और ये वो फिगर्स हैं जो ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर आप असल में देखा जाए तो शायद ये 60% पे है। अब 60 मतलब आपकी रियल इनकम कम हो रही है, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, और महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जो यानी एग्जिस्टिंग पैसे थे, जो रियल परचेजिंग पावर है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो उतने ही पैसे अगर जो आज से आपके पास साल पहले थे, अब अगर वो हों तो उनसे कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। सो इतनी बुरी हालत है। स्टॉक मार्केट की आप हालत देख लें, आप एक्सपोर्ट्स देख लें। सो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो है इकोनॉमिकली ये मुल्क तकरीबन कोलैप्स कर चुका है। और वजह क्या है कि तरजीहात क्या है? तरजीहात ये है कि इमरान खान पे मुकदमे बना दो। तरजीहात ये है कि जो बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है उस पर मुकदमे बना दो। तरजीहात ये है कि लॉयल्टी चेंज करवाई जाए। तरजीहात ये है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तरजीहात ये है कि अवाम की जो पसंद की हुकूमत है उसको मारज़ वजूद में ना आने दिया जाए। मैं इस झूठे तारड़ को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पे दबाव डाल रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग, तो मैं बड़ा वाजे कर दूं कि देखें, हम एक सोच और एक नजरिए के साथ खड़े हैं, हम एक शख्सियत के साथ नहीं खड़े। खान साहब ने क्या गलती की है या क्या गलत बात की है या क्या, देखें एक बंदे ने हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया हमें। एक बंदा जो है वो नमूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हजूर की नामूस का पहरा देता है। कैसे छोड़ दूं इस बंदे को, और क्यों दुनियावी लालच के लिए छोड़ दूं? सो बिल्कुल वाजे आपके चैनल के थ्रू भी पैगाम देता हूं कि इंशाल्लाह डट के खड़ा हूं मैं इमरान खान के साथ। किसी किस्म की धौंस, धांधली, धमकी में मैं नहीं आने वाला, और जितने दिल करता है मेरे पे मुकदमात बनाए, इंशाल्लाह मर्दों की तरह फेस करूंगा मैं इन मुकदमात।